हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज हमारा टॉपिक है NCERT साइंस कक्षा 7 के 2 अध्याय हो चुके थे। आज हम अध्याय 3 पर चर्चा करेंगे। तो आपका समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तीसरा अध्याय है रेशों से वस्तु तक। तो इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट होंगे उसी को हम पढ़ाएंगे। तो एक एक कर आप नोट करते जाइएगा। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसके पहले हम पढ़े थे जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को क्या बोला जाता है? जांतव रेशे। क्या बोला जाता है? जांतव रेशे। जो ऊन और रेशम के रेशे से ये कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? जंतुओं से। ऊन और रेशम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? जंतुओं से। इनके रेशों को क्या बोला जाता है? जांतव रेशे, क्योंकि ये जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन के रेशे मतलब रेशे का मतलब फाइबर होता है, उसे बोलते हैं। भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं, ये भी हम बता चुके हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोश से प्राप्त होते हैं। कोकून जिसमें प्यूपा जो है विकसित होता है, प्यूपा बोला जाता है, उसी के अंदर कोकून के अंदर विकसित होता है। तो यही जो कोकून होता है उसी से प्राप्त किया जाता है रेशम फाइबर। अभी आगे हम बताएंगे, उसमें डिटेल में सब दिया गया है। अभी आप थोड़ा बहुत इसमें जानेंगे। तो यहाँ पर जांतव रेशे में क्या क्या आता है? ऊन और रेशम। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं ऊन का, कि ऊन कहाँ से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि भेड़ यहाँ पर भेड़, बकरी, याक मतलब जो हमारे यहाँ गांव में उसको सांड बोलते हैं। तो ऐसे ही जो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिन पर बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, उन्हें याक बोला जाता है। तो भेड़, बकरी और याक और कुछ अन्य जंतुओं से भी ऊन प्राप्त की जाती है। तो ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर जो है बालों से ढके होते हैं। तो जिन जंतुओं के शरीर जो है बालों से ढके होते हैं, उन्हीं से जो है ऊन हम प्राप्त करते हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट इसमें था, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है कि बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक है। तो इसी वजह से क्या होता है, जब ठंडी का मौसम आता है तो ये बाल क्या करते हैं? जंतुओं को गर्म रखते हैं। क्यों? क्योंकि इन बालों के बीच में क्या होता है? वायु जो है भर जाती है। और वायु होता क्या है? ऊष्मा का कुचालक होता है। इसलिए जो जंतु होते हैं उनके शरीर की गर्मी जो होती है वो बाहर नहीं जा पाती। क्यों? क्योंकि वायु क्या करता है? उसको रोक देता है, क्योंकि वो ऊष्मा का कुचालक है। वायु क्या करता है? वो बाहर नहीं जाने देता है। जंतु के अंदर की जो ऊष्मा होती है, जो गर्मी होती है, वो वातावरण में नहीं जाने देती है। इसी वजह से उनका शरीर गर्म रहता है। तो यही बालों की उपयोगिता है उनमें। तो इसीलिए जो है बालों को क्या किया जाता है, जब गर्मी का मौसम आता है तभी निकाला जाता है। ठंडी के मौसम में उनके बाल को नहीं निकाला जाता है, क्योंकि ठंडी के मौसम अगर निकालेंगे तो उन्हें ठंडी महसूस होगी और वो बीमार हो सकते हैं। इसी वजह से बालों को हमेशा गर्मियों में निकाला जाता है। ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। तो ऊन किससे प्राप्त की जाती है? बालों में जो रोएदार रेशे होते हैं उनमें से। तो वही उसी से जो है ऊन प्राप्त किया जाता है, ऊन बनाया जाता है।
यहाँ पर लिखा है हमारी तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर भी 2 प्रकार के रेशे होते हैं, दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के निकट अवस्थित तंतुरूपी मुलायम बाल। तो उनके जो दाढ़ी पर जो बाल होते हैं वो थोड़े रूखे होते हैं, लेकिन उनकी त्वचा पर जो अवस्थित बाल होते हैं वो तंतुरूपी होते हैं और कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं। तो 2 प्रकार के बाल उनमें भी होते हैं, जिस तरह हमारे में होते हैं कि हमारे जो दाढ़ी होती हैं, दाढ़ी के बाल थोड़े मोटे होते हैं, रूखे होते हैं, लेकिन शरीर पर जो बाल होता है वो मुलायम होता है। तो उसी तरह उनमें भी होता है। यहाँ पर लिखा है कि तंतुरूपी बाल ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। तो जो तंतुरूपी बाल होते हैं वो ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। तो तंतुरूपी बाल में ही जो है वो रेशे निकाल कर अलग किया जाता है, जो ऊन बनाने के काम आता है। सभी बाल काम नहीं आते हैं। जो बाल रूखे होते हैं वो अलग टाइप के ऊन बनाने के काम आते हैं, और कुछ ऊन मुलायम होते हैं तो मुलायम रेशों से, मुलायम तंतुओं से बनाए जाते हैं ऊन। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतुरूपी मुलायम बाल ही होते हैं। तो भेड़ों की कुछ ऐसी नस्लें होती हैं कि केवल उनमें जो है मुलायम बाल के ही तंतु पाए जाते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हों। तो क्या किया जाता है कि ऐसे भेड़ों को जन्म दिया जाता है, जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हों। तो ऐसे भेड़ों को अगर हम चुनेंगे तो उनसे जो भेड़िए उत्पन्न होंगे तो उनमें बाल क्या होंगे, मुलायम ही होंगे। तो इस प्रकार जो है विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जो जनकों का चयन किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वर्णात्मक प्रजनन। मतलब इसमें ऐसे भेड़ों को चुना जाता है जिनके त्वचा पर जो है सिर्फ मुलायम बाल होते हैं, मतलब अच्छे रेशेयुक्त मुलायम या तंतुरूपी बाल होते हैं। तो ऐसे भेड़ों को चुना जाता है जिनसे भेड़ों का जन्म जो हो इसी प्रकार के भेड़ों का जन्म हो जिन पर मुलायम बाल हो। तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, वर्णात्मक प्रजनन, क्योंकि इसमें विशेष गुणयुक्त भेड़ों को उत्पन्न करने के लिए एक विशेष प्रकार के भेड़ों को चुना जाता है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन। इसको आप नोट कर लीजिए या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वर्णात्मक प्रजनन कहा जाता है। क्या बोला जाता है, वर्णात्मक प्रजनन। तो आप एक भेड़ का चित्र देख रहे होंगे, इसका शरीर जो है पूरा बालों से ढका हुआ है। इन्हीं बालों को जो है गर्मियों में काटा जाता है। ऊन प्रदान करने वाले जंतु। अब कौन कौन से ऐसे जंतु हैं जो ऊन प्रदान करते हैं। हमारे देश के विभिन्न भागों में यहाँ पर दिया है, हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। ये सारणी 3.1 में दिया गया है, अभी उस पर हम चर्चा करते हैं। यद्यपि भेड़ों की ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है। कहने का मतलब केवल भेड़ ही नहीं होते जो ऊन का एकमात्र स्रोत होता है, और भी बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जिनसे ऊन निकाला जाता है। फिर भी बाज़ार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन ही होती है। लेकिन सामान्य रूप से अगर देखा जाए जो बाज़ारों में ऊन मिलते हैं वो ज़्यादातर भेड़ के ही ऊन होते हैं। अब याक की बात करें तो याक की ऊन जो है वो तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं कि भेड़ का ऊन तो हर जगह लगभग उपलब्ध है, लेकिन याक जो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो याक के ऊन जो है कहाँ कहाँ, तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित हैं। तो इसको आप नोट कर सकते हैं कि याक का ऊन कहाँ पर प्रचलित है, तिब्बत और लद्दाख में। तो ये है याक, इसके शरीर पर पूरा बाल जो है, शरीर जो है ढका हुआ है बालों से, इसी से ऊन बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर दिया है, बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है।
अंगोरा ऊन, यहाँ पर नोट करने वाली चीज़ है, आप इसको नोट करिए कि अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आप इसको तुरंत नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो अंगोरा ऊन को जो है अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सा ऊन? अंगोरा ऊन। इम्पॉर्टेंट है ये। एक और चीज़ यहाँ पर दिया है कि कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल, जिसको फर बोलते हैं, तो मुलायम बाल होते हैं। जो कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट जो बाल होते हैं वो मुलायम होते हैं। इनसे जो है बेहतरीन शॉलें बनाई जाती हैं। शॉल जो ओढ़ने के लिए उपयोग करती हैं स्त्रियां, इसे क्या कहते हैं? पश्मीना शॉल। क्या कहते हैं? पश्मीना शॉल। तो पश्मीना शॉल जो है कश्मीरी बकरी के बालों से बनाई जाती है, बेहतरीन शॉल है, इसी को पश्मीना शॉल कहते हैं। इसको आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर दिया है कि ऊँट, यहाँ पर दिया है ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। तो ऊँट का उपयोग भी, उनके बालों का उपयोग किया जाता है ऊन बनाने में। तो यहाँ पर देखें कि भेड़ के अलावा याक, फिर बकरी, फिर ऊँट, इन सभी से जो है ऊन प्राप्त किया जाता है इनके बालों से। यहाँ पर ऊँट देख रहे हैं आप, इनके शरीर पर भी बाल दिखाई दे रहे हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर एक पॉइंट और दिया गया है कि दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका, क्या? एल्पेका, दोनों आप नोट कर लीजिए इसको कि दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका भी होती है। तो इनसे भी ऊन प्राप्त किया जाता है। कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका में। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं चित्र में, ये लामा है पहला वाला जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये है लामा, और ये है एल्पेका। इनके शरीर पर भी बाल आप देख रहे हैं, पूरी तरह शरीर जो ढका हुआ है बालों से। अगला पॉइंट है हमारा रेशों से ऊन तक। अब रेशों से किस प्रकार ऊन बनाए जाते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। उनके बालों को काटकर और फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। मतलब जब बालों को काट लिया जाता है तो उन्हें संसाधित करने का मतलब जो है उसमें जो गंदगी है, धूल है, चिकनाई है, वो सबको निकाला जाता है। इसी प्रकार जो है ऊन फिर बनाई जाती है। अब धीरे धीरे हम एक एक प्रक्रिया जानेंगे कैसे जो है सब किया जाता है। अब भेड़ पालन और प्रजनन ये सब कैसे होता है, यहाँ पर दिया गया है। यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप गडरिये को भेड़ों के झुंड को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। तो जो यहाँ पर क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पर जितने भी हमने बताए हैं कि हमने बताया कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के जो मैदानी क्षेत्र हैं, वहाँ पर आप जब जाएंगे तो आप भेड़ों के झुंड को देखेंगे। वहाँ पर जो गडरिये होते हैं वो भेड़ों को झुंड में लेकर चराने के लिए जाते हैं। तो ये सभी जगह आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ भेड़
पाए जाते हैं, कहाँ पर भेड़ जो है पालन किया जाता है। भेड़ क्या होते हैं, ये शाकाहारी होते हैं और वो घास और पत्तियां खाना पसंद करती हैं। तो भेड़ शाकाहारी होते हैं, घास और पत्तियां खाना पसंद करती हैं। भेड़ पालक मतलब भेड़ पालने वाले जो होते हैं उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दाल, मक्का, ज्वार, खली, बीज में से तेल निकाल कर लेने के बाद जो बचा हुआ पदार्थ होता है, कोई भी बीज हो जो हम खाते हैं उसके तेल को निकालने के बाद जो बचा हुआ पदार्थ होता है उसी को बोलते हैं खली, और खनिज भी खिलाते हैं। तो जो भेड़ पालक होते हैं वो भेड़ों को हरे चारे के अतिरिक्त और क्या क्या खिलाते हैं, दालें, मक्का, ज्वार, खली और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में क्या होता है, भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है। सर्दियों में क्या होता है, भेड़ों को घर के अंदर रखा जाता है, उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम दिए गए हैं, अभी हम एक एक करके चर्चा करेंगे, जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है, जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिनमें से एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। तो वर्णात्मक प्रजनन हमने क्या बताया था कि किसी ऐसे भेड़ का चयन किया जाता है जिस पर जो है जो उसके बाल होते हैं उसके त्वचा पर वो अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं, मुलायम होते हैं। तो ऐसे भेड़ों को जो है प्रजनन के लिए चुना जाता है, जिससे इससे उत्पन्न होने वाले जो भेड़ हैं उनमें भी उनके त्वचा पर भी मुलायम बाल हो। तो इस प्रकार के प्रजनन को क्या बोला जाता है, वर्णात्मक प्रजनन, क्योंकि इसमें एक ऐसे भेड़ का चयन किया जाता है, एक अच्छी नस्ल का भेड़ चयन किया जाता है, जिससे उससे प्राप्त होने वाले सभी भेड़ों में अच्छी प्रकार के अच्छी गुणवत्ता वाले बालों को प्राप्त किया जा सके। सो क्या बोलते हैं, वर्णात्मक प्रजनन बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट है, तो याद कर लीजिएगा, इसको आप लिख लीजिए। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों को घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है। ये कब काटा जाता है, ये गर्मी के मौसम में काटा जाता है। रेशों को ऊन से संसाधित करना और स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद होती है। अब ये कई चरणों में जो है ऊन को संसाधित किया जाता है। तो रेशों को ऊन में संसाधित करना ये कई चरणों में होता है। तो स्वेटर बुनने और शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद होती है। अब ये कैसे प्राप्त होता है ऊन, उसको एक एक चरण में हम समझेंगे। भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया क्या कही जाती है, ऊन की कटाई। तो पहले चरण में क्या होता है, ऊन की कटाई होती है। कैसे होती है, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। तो त्वचा की एक पतली परत भी होती है, उसके साथ जो है बालों को उतार लिया जाता है। क्या कहलाती है, ऊन की कटाई कहलाती है। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार के मशीन का उपयोग किया जाता है जैसे नाई द्वारा बाल काटने के लिए उपयोग किया जाता है। तो नाई से अपना बाल जब आप बनवाने जाते हैं तो वो किस प्रकार के मशीन का उपयोग करते हैं, वो एक प्रकार का मशीन उपयोग करते हैं जिसे ट्रिमर बोलते हैं। तो उसी मशीन से भी भेड़ के बाल को उतारा जाता है। यहाँ पर दिया गया है भेड़ की कुछ भारतीय नस्लें जो भारत में उपयोग की जाती हैं अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त करने के लिए। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक कर हम बताते हैं। पहला है लोही नस्ल का भेड़। तो लोही नस्ल का जो भेड़ होता है उससे अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त की जाती है। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस राज्य में,
राजस्थान और पंजाब, राजस्थान और पंजाब में पाए जाते हैं लोही नस्ल के भेड़। रामपुर बुशायर, ये अगली नस्ल की भेड़ है रामपुर बुशायर। इससे भूरी ऊन प्राप्त की जाती है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। रामपुर बुशायर, आपको याद रखना है कि रामपुर बुशायर नस्ल की भेड़ कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। इससे किस प्रकार की ऊन मिलती है? भूरी ऊन, ब्राउन कलर की ऊन मिलती है। अगला है नाली या नली नस्ल की भेड़ होती है। गलीचे की ऊन प्राप्त की जाती है। गलीचा एक वस्त्र होता है, गलीचा नाम होता है, उसकी ऊन बनाई जाती है। ये कहाँ मिलता है? राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में किस प्रकार की भेड़ मिलती है? किस नस्ल की भेड़? नाली या नली। अगला इम्पॉर्टेंट है बाखरवाल। बाखरवाल नस्ल की भेड़ कहाँ मिलती है? जम्मू और कश्मीर में। इससे ऊनी शॉल के लिए, शॉल बनाने के लिए जो ऊन उपयोगी होता है वो इस प्रकार के भेड़ से प्राप्त किया जाता है। बाखरवाल नस्ल की भेड़ से ऊनी शॉल बनाने के लिए। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? जम्मू और कश्मीर में। अगला है मारवाड़ी। मारवाड़ी नस्ल की भेड़ कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। इससे मोटी और रुच्छ, खुरदुरा, रुच्छ मतलब होता है खुरदुरा टाइप का ऊन, मुलायम नहीं होता है। तो मारवाड़ी नस्ल की भेड़ कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। इससे मोटी और रुच्छ ऊन प्राप्त की जाती है। अगला है पाटनवाड़ी। ये भी गुजरात की नस्ल है, गुजरात की भेड़ की नस्ल है पाटनवाड़ी। इससे होजरी के लिए, होजरी के कपड़े बनाने के लिए जो ऊन प्राप्त किया जाता है वो पाटनवाड़ी नस्ल के भेड़ से प्राप्त किया जाता है। दोनों आपको याद रखना है कि मारवाड़ी और पाटनवाड़ी दोनों गुजरात की नस्ल की भेड़ हैं। तो इतने इम्पॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको एक एक करके नोट कर लीजिए, यहाँ से पूछा जा सकता है। ये सभी भारतीय नस्ल की भेड़ें हैं। तो यहाँ पर पहले चरण में हमने क्या बताया था कि ऊन की कटाई होती है। क्या होती है? तो यहाँ पर पहले चरण में हमने बताया था कि ऊन की कटाई होती है। सामान्यतः बालों को हमने बताया था कि इनके बालों को जो है किस मौसम में काटा जाता है? गर्मियों के मौसम में। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के ना रहने पर भी जीवित रह सके। अगर गर्मी में काटेंगे बालों को तब वो आसानी से जो है जीवित रह सकते हैं, लेकिन अगर हम यही सर्दियों में उनके बाल को काट दें तो उन्हें ठंडी लग जाएगी और ठंड लगने से वो उनकी जो है मृत्यु हो सकती है। इसी वजह से बालों को जो है गर्मियों में काटा जाता है ताकि उनका शरीर ठंडा रहे गर्मी में। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं, तो इनके जो बाल काटे जाते हैं उसी से ऊनी रेशे प्रदान मतलब प्राप्त किया जाता है। और इन्हीं ऊनी रेशों को क्या किया जाता है? संसाधित किया जाता है, मतलब साफ सुथरा किया जाता है। और उसको साफ सुथरा करने के बाद ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता, जैसा कि आपको बाल कटवाने अथवा आपके पिताजी को दाढ़ी बनवाने में नहीं होता। तो उसी प्रकार उन्हें भी कष्ट नहीं होता है जब उनका बाल उतारा जाता है, जिस प्रकार हमें नहीं कष्ट होता जब हम बाल कटवाने जाते हैं। त्वचा की सबसे ऊपरी वाली परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है। तो त्वचा की जो सबसे ऊपरी वाली परत होती है वो अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है। इसी वजह से उन्हें दर्द का एहसास नहीं होता है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उगाते हैं जैसे आपके उगाते हैं, तो हमारे बाल भी उगते रहते हैं, उसी प्रकार भेड़ों के भी बाल उगते रहते हैं। ये था पहला चरण जिसमें बाल की ऊन की जो है कटाई की जाती है, मतलब उनके बालों की कटाई की जाती है। दूसरा चरण में क्या होता है? त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह धोया जाता है। तो इसी को कहते हैं अभिमार्जन, मतलब साफ़ सुथरा करना। अब इसमें क्या साफ़ सुथरा करना होता है, क्या चीज़ इसमें होता है जिसे साफ़ करना होता है?
तो ये इसे कहाँ डाला जाता है, बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह धोया जाता है, जिससे उनकी, यहाँ पर चित्र दिखाया गया है कि टंकियों में अभिमार्जन दिखाया गया, इसमें बालों को डालकर धोया जा रहा है। फिर यहाँ पर ऊन का धागा बनाने की प्रक्रिया दिखाई गई है। मशीनों द्वारा अभिमार्जन, हाथ से करना मुश्किल हो सकता है, बड़ी मात्रा में ऊन को साफ करना है तो मशीनों द्वारा करना पड़ेगा। तो टंकियों में डालकर उन्हें अच्छी तरह धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। तो धोने के बाद क्या होता है, उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाती है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है, अभिमार्जन। तो दूसरे चरण में क्या होता है, अभिमार्जन होता है। आजकल अभिमार्जन जो है वो मशीनों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर प्रक्रिया बताया गया है कि किस प्रकार जो है ऊन बनाई जाती है। पहले ऊन की कटाई होती है, फिर अभिमार्जन साफ़ सुथरा किया जाता है, तो फिर उसमें रेशों से, मुलायम रेशों, कठोर रेशों, इन सबको की जो है छटाई की जाती है। फिर बर की छटाई, बर की छटाई का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे रेशे होते हैं। जब आप जो है ऊन या स्वेटर पहनते हैं तो आप देखते होंगे कि स्वेटर के ऊपर से छोटे छोटे रोए निकल आते हैं, तो उसी को बर कहते हैं। तो उसकी भी छटाई होती है। छटाई होने की वजह से ही कम, जब हम स्वेटर पहनते हैं तो उस पर कम दिखाई देते हैं। अगर यही बर की छटाई ना की जाए तो जब ऊन बनाया जाएगा तो जब आप स्वेटर पहनेंगे तो स्वेटर से जो रोए जो है ज़्यादा मात्रा में ऊपर निकल कर आएंगे। इसी वजह से बर की छटाई की जाती है। फिर छटाई करने के बाद जो रेशे बचते हैं मुलायम, उसकी रंगाई की जाती है। फिर रीलिंग, फिर ऊन बनाकर उसको रील में इकट्ठा किया जाता है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ दिया गया यहाँ पर, व्यावसायिक संकट। ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन छटाई करने वाले जो कार्य हैं वो जोखिम भरा होता है, क्योंकि कभी कभी वे एंथ्रैक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ऊन की छटाई करते समय जो कारीगर होते हैं उन्हें किस जीवाणु द्वारा संक्रमण हो जाता है, एंथ्रैक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमण हो जाता है, जो एक घातक रक्त रोग है। तो घातक रक्त रोग का कारक क्या है, एंथ्रैक्स जीवाणु, जिसे सोर्टस रोग कहते हैं। तो सिंपल सा चीज़ आपको समझना है कि इससे किस प्रकार का रोग होता है, सोर्टस रोग। ये किस प्रकार का रोग है, रक्त रोग है। किससे होता है, एंथ्रैक्स जीवाणु से होता है। ये 3 चीज़ आपको याद रखना है। तो ऐसे कारीगर जो छटाई करने वाले होते हैं ऊनों की, तो उनमें सोर्टस रोग होता है। ये रक्त रोग है, एक प्रकार का रक्त रोग है। इसमें इससे होता है, किस जीवाणु से, एंथ्रैक्स नामक जीवाणु से होता है। तो इतना आपको याद रखना है, इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना क्या कहलाता है, व्यावसायिक संकट कहलाता है। तो कोई भी उद्योग हो, अगर कारीगरों को उस उद्योग के माध्यम से कोई जोखिम झेलना पड़ता है, या उन्हें कोई दिक्कत हो जाती है, या उन्हें कोई रोग हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, व्यावसायिक संकट कहते हैं। तो दूसरे चरण में क्या होता है, अभिमार्जन होता है, जिससे जो चिकनाई, धूल और गर्द निकाला जाता है ऊन से। तीसरे चरण में क्या होता है, अभिमार्जन के बाद क्या होता है, छटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छाटा या पृथक किया जाता है। तो जब अभिमार्जन होता है तो अभिमार्जन के बाद जो है
जो रोमिल अथवा रोएदार बाल होते हैं उसको कारखानों में भेज दिया जाता है। वहाँ पर क्या होते हैं, जो मुलायम बाल होते हैं, जो कठोर बाल होते हैं, मतलब उनका जो अलग अलग बालों की जो प्रकृति है उसी के हिसाब से उसको अलग अलग छांटा जाता है कि मुलायम वाले बाल को अलग कर लिया जाता है, कठोर वाले को अलग कर लिया जाता है। तो इसी को कहते हैं छटाई। ये तीसरे चरण में होता है। अगले चरण में क्या होता है, अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है। क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है। तो सुखाने से पहले क्या किया जाता है, बालों में जो छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशे होते हैं उनको छांट लिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, बर। इसी को बर कहते हैं। तो याद रखना कि बर किसे कहते हैं, जो बालों में छोटे छोटे मुलायम और फूले हुए रेशे होते हैं उसी को बर कहते हैं। ये वही बर होते हैं जब कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं, स्वेटर के ऊपर जो है एकत्रित होते हैं, तो वही जो छोटे छोटे रोए कोमल फूले हुए होते हैं उसी को बर कहते हैं। इसी को छांटा जाता है, अलग कर लिया जाता है रेशों से। इसके पश्चात रेशों को पुनः अभिमार्जन करके, इसको करने के बाद रेशों को पुनः जो है अभिमार्जन किया जाता है, पुनः उसमें चिकनाई धूल उल को हटाया जाता है, फिर उसके बाद उसे सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काटे जाने के लिए उपयुक्त ऊन है। इतना करने के बाद जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है वही धागों के लिए उपयुक्त ऊन होता है। अब पांचवें चरण में क्या होता है कि रेशों को विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। तो जो भी रंग हमें चाहिए होता है ऊन को बनाने के लिए, तो वो रंगों उन रंगों से क्या की जाती है, ऊन की रंगाई की जाती है। क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन जो होती है वो काली, भूरी और सफ़ेद होती है। तो सामान्यतः जो भेड़ या बकरियों से ऊन प्राप्त होता है वो तो या तो काली रंग की होंगी, या तो भूरी रंग की होंगी, या तो सफ़ेद रंग की। इसके अलावा और कोई दूसरा रंग नहीं होता है। और दूसरा रंग प्राप्त करने के लिए जो सफ़ेद रंग के होते हैं उसी पर उन्हें उनकी जो है रंगाई की जाती है, अलग अलग रंगों के ऊन प्राप्त करने के लिए। अब अंतिम चरण में क्या होता है, रंगाई करने के बाद रीलिंग की जाती है। अंतिम चरण में रीलिंग होती है। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है। तो रंगाई जब हो जाती है तो उसके बाद रेशों को सीधा कर लिया जाता है और उन्हें सुलझाया जाता है, और फिर लपेट कर उनसे क्या किया जाता है, धागा बनाया जाता है, मतलब रीलिंग किया जाता है। इसी को कहते हैं रीलिंग। फिर यहाँ पर दिया है लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों के ऊन के रूप में। तो लंबे रेशे काटकर स्वेटरों के रूप में। अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। तो इन्हीं रेशों से जो है ऊनी वस्त्रों को बुनने का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं रेशम। तो रेशम जो है कैसे प्राप्त करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। रेशम तो रेशम जिसको सिल्क बोलते हैं, तो सिल्क के रेशे या रेशम के रेशे भी क्या कहलाते हैं, जंतु रेशे, क्योंकि ये भी जो है जंतु से प्राप्त किए जाते हैं। वो जंतु क्या है, रेशम का कीट बोला जाता है। तो रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। तो रेशम के कीट रेशम के फाइबर या रेशम के रेशों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों का पालन, तो रेशम के कीटों को क्या किया जाता है, पालन किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, रेशम कीट पालन। इसी को सेरीकल्चर भी बोलते हैं। तो कई एग्जामों में ये भी पूछा जा चुका है कि सेरीकल्चर क्या होता है। रेशम कीट पालन को क्या बोला जाता है, सेरीकल्चर। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक जगह नोट कर लीजिएगा कि वे किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट का एग्ज़ाम हो, चाहे टेट का एग्ज़ाम हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो रेशम कीट पालन को क्या बोला जाता है, सेरीकल्चर बोला जाता है। अब अगला है रेशम कीट का जीवन चक्र। क्या है, रेशम कीट का जीवन चक्र। मादा रेशम, जो मादा रेशम कीट होते हैं वो अंडे देती हैं।
तो कौन से रेशम कीट अंडे देती हैं? मादा रेशम कीट अंडे देती हैं जिनसे लार्वा निकलते हैं। तो इन्हीं अंडों से क्या निकलता है? लार्वा निकलता है, जो कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। तो यही लार्वा जो अंडे से निकलता है तो उन्हें क्या कहते हैं? कैटरपिलर या इल्ली या रेशम कीट। तो इतने नामों से जाना जाता है। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए जब ये कैटरपिलर तैयार होता है तो ये क्या कहलाता है? इसको आपको याद रखना है कि जो कैटरपिलर, इल्ली होते हैं, जब ये अपने अगले जीवन की अगली अवस्था में आने के लिए तैयार होते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? प्यूपा या कोशित कहलाता है। ये अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेते हैं। क्या करते हैं? प्यूपा अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेते हैं। यह जाल उसे अपने स्थान पर बने रहने में सहायता करता है। तो ये जाल क्या करता है कि ये जो प्यूपा होता है उन्हें अपने स्थान पर बने रहने में सहायता करते हैं ये जाल। फिर ये अंग्रेजी की 8 के रूप में, अंग्रेजी संख्या की जो 8 होता है उसी के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर जो है पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि इस गति में, जब सिर की इस गति के समय जो कैटरपिलर क्या करते हैं, जब वो 8 के रूप में एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपने सिर को ले जाते हैं तो क्या होता है? इस समय पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है जो कठोर होकर सूख जाता है। तो ये यहाँ पर आपको यही समझना है, प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है जो कठोर होकर रेशम का रेशा बन जाता है। तो जब सूख जाता है तो वही जो होता है रेशम का रेशा बन जाता है। जो प्रोटीन से बना पदार्थ स्रावित करते हैं कैटरपिलर, तो वही बोला जाता है रेशम का रेशा। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। तो यही रेशम के रेशे जो होते हैं वो उसके शरीर को पूरी तरह क्या होते हैं? ढक लेते हैं, जो प्यूपा कहलाते हैं। तो प्यूपा क्या होता है? ये रेशम से ढका हुआ हो, उसका जो शरीर होता है वो पूरी तरह रेशम के रेशों से ढका हुआ होता है। यह आवरण क्या कहलाता है? कोकून। जो प्यूपा जिस चीज़ से ढका हुआ होता है, किससे ढका हुआ होता है? पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण क्या कहलाता है? कोकून। तो कोकून के अंदर ही प्यूपा होता है जो विकसित होता है प्यूपा कीट के रूप में। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। तो हमने बताया कि ये कीट जो होते हैं इनका विकास जो कोकून के अंदर होते हैं उसको प्यूपा बोला जाता है। यही प्यूपा जब है विकास करते हैं धीरे धीरे कोकून के भीतर तो वो कीट के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो कीट क्या करते हैं? इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। तो रेशम के रेशे का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। तो यही रेशम के जो रेशे होते हैं इसी से रेशम के वस्त्र बुनने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये रेशम के कीट का जो है जीवन चक्र दिया गया है। पहले ये नर कीट है, ये मादा रेशम है, ये दोनों वयस्क हैं। जब ये अंडे देते हैं शहतूत के, ज़्यादातर ये शहतूत के पत्तियों पर अंडे देते हैं। तो ये अंडे आप देख रहे हैं यहाँ पर। फिर वो ये रेशम कीट है, इसी प्रकार वो विकसित होते हैं। ये है कोकून। कोकून के अंदर ही ये विकसित होते हैं जो प्यूपा कहलाते हैं। अंदर जो होता है वो उसे प्यूपा कहते हैं कोकून के अंदर। और वो धीरे धीरे
विकसित हो जाते हैं, कीट का रूप ले लेते हैं, जो इस प्रकार धीरे धीरे दिखाई देता है। तो इस प्रकार जो है कीट विकसित होते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। तो रेशम का धागा कहाँ से प्राप्त किया जाता है? रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशा, उसी से तैयार किया जाता है रेशम का धागा। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं। तो रेशम कीट, इनकी जो नस्लें कह सकते हैं, इनकी जो किस्में होती हैं वो अलग अलग भी हो सकती है, और उससे प्राप्त होने वाले रेशम का धागा का गठन अर्थात रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में भी भिन्न हो सकता है। अगर उनकी किस्म, रेशम की कीट का किस्म जो है वो अलग अलग होगा तो जाहिर सी बात है कि रेशम का जो धागा होगा उसका गठन भी अलग अलग होगा। कुछ हो सकता है कठोर हो, कुछ मुलायम हो, कुछ चिकनाहट हो, किसी में चमक हो। तो ये रेशम कीट पर डिपेंड करता है वो किस किस्म का रेशम कीट है। तो उसी के आधार पर इनमें, इनके रेशम के धागों में भिन्नता हो सकती है। कोई रुच हो सकता है, कोई चिकनाहट, कोई किसी में चमक हो सकती है। तो अतः कई प्रकार के रेशम होते हैं, यहाँ पर नाम दिया गया है, उसको आप नोट कर लीजिए। एक होता है टसर रेशम, एक होता है रेशम, एक होता है कोसा रेशम, तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काटे गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। तो ये 3 रेशम, टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, इनके अलग अलग नाम हैं। अलग अलग नाम नहीं, मतलब अलग अलग प्रकार के रेशम होते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट जो होता है वो शहतूत रेशम कीट होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम, जो शहतूत रेशम कीट होते हैं, उनके कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम रेशा जो होता है वो मृदु, मतलब मुलायम होता है, चमकदार होता है, लचीला होता है। इससे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि रेशम, जो शहतूत का रेशम कीट होता है, उसके कोकून से प्राप्त होने वाला जो रेशम फाइबर है या रेशम रेशा है वो मृदु होता है, चमकदार होता है और लचीला होता है, और इसे सुंदर रंगों में रंगा भी जा सकता है। तो यहाँ पर लिखा है कि रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। तो जो रेशम कीट पालन है वो भारत का बहुत ही प्राचीन व्यवसाय है। भारतीय व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। तो भारत क्या करता है, ये व्यावसायिक स्तर पर बहुत ज़्यादा जो है रेशम का उत्पादन करता है। यहाँ पर कुछ और रेशम के किस्म दिए हैं। शहतूत रेशम अभी बताया, टसर रेशम भी बताया, मूंगा रेशम भी बताया, और एरी रेशम भी हमने बताया था, और एक मूंगा रेशम भी था। तो एरी रेशम, मूंगा रेशम, टसर रेशम, एक कोसा रेशम हमने बताया था ऊपर, कोसा रेशम। तो इन सबको आपको याद रखना है, ये सभी रेशम के किस्म हैं। यहाँ आप देख रहे हैं यह शहतूत की पत्ती है, ये शहतूत की पत्ती है, ये मादा रेशम कीट और उसके अंडे हैं जो दिखाई दे रहे हैं आपको। शहतूत की पत्तियों को खाते हुए लार्वा कैटरपिलर रेशम कीट जो होते हैं उसी पत्ती को खा रहे हैं, शहतूत की पत्ती को, और ये कोकून दिखाया गया है। इसी प्रकार होते हैं, उसी के अंदर जो है प्यूपा विकसित होते हैं। अब यहाँ पर है कोकून से रेशम तक। यहाँ पर है
कि रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को क्या किया जाता है, पाला जाता है और उनके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। तो ये कोकून से रेशम प्राप्त किया जाता है इस प्रकार। अब रेशम कीट पालन कैसे होता है इसको हम समझते हैं। कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। तो जो मादा रेशम कीट होते हैं वो एक बार में सैकड़ों अंडे देती हैं। अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों अथवा कागज़ पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। तो ये जो सैकड़ों अंडे देती हैं उनको क्या किया जाता है, सावधानीपूर्वक एक कपड़े की पट्टी में या तो कागज़ में उसको इकट्ठा कर लिया जाता है और इकट्ठा करने के बाद जो रेशम कीट पालक होते हैं, जो रेशम कीट का पालन करते हैं, उन्हें बेच दिया जाता है। और ये पालक या जो किसान होते हैं, ये जो रेशम कीट पालन करते हैं, वो क्या करते हैं, अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों में, उचित ताप में और आर्द्रता के अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। तो ये उनका काम होता है कि अंडों को कैसे रखते हैं, स्वास्थ्यकर स्थितियों में रखते हैं, उचित ताप पर और आर्द्रता के अनुकूल उन अंडों को रखा जाता है। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है। तो अंडों को उपयुक्त ताप पर गर्म रखा जाता है, जिससे क्या होता है, अंडों में से लार्वा निकल आए। तो तब तक उन्हें उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है जब तक उनसे लार्वा नहीं निकल जाता। तो अंडों को उपयुक्त ताप तक तब तक गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल आए, या तब तक किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं। तो यह कब किया जाता है, जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं। लार्वा जो कैटरपिलर या रेशम कीट कहलाते हैं, वो दिन रात खाते रहते हैं। तो लार्वा क्या करते हैं, दिन रात खाते हैं। उन्हीं को क्या कहा जाता है, कैटरपिलर भी कहा जाता है, उन्हीं को रेशम कीट कहा जाता है। वे दिन रात खाते रहते हैं और आमाप में काफ़ी बड़े हो जाते हैं, मतलब साइज में जो है वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो दिन रात खाते रहते हैं। इसी वजह से लार्वा को शहतूत की जो है ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बाँस के स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। तो लार्वा को कहाँ रखा जाता है, शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ, मतलब पत्तियों के साथ ही उन्हें बाँस की जो है स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, 25 से 30 दिनों के बाद जब ट्रे में रखा जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, 25 से 30 दिनों के बाद जो है कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं। जब ट्रे में रखा जाता है उसके बाद क्या करते हैं, कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए वे बाँस के बने छोटे छोटे कच्छों में चले जाते हैं। तो बाँस में क्या होता है, छोटे छोटे कच्छ बने होते हैं। तो वो कोकून बनाने के लिए वे बाँस के छोटे छोटे कच्छों में चले जाते हैं। इसके लिए ट्रे में छोटी रैक या टहनियाँ रख दी जाती हैं, जिससे कोकून जुड़ जाते हैं। अच्छा, मतलब ट्रे में जो है छोटी छोटी रैक बना दी जाती हैं, जिससे क्या होता है, कोकून धीरे धीरे जुड़ जाता है। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं, जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। तो हमने बताया था कोकून के अंदर क्या विकसित होता है, प्यूपा, और वही प्यूपा जब विकसित होकर निकल जाता है तो उसे कीट कहते हैं, रेशम का कीट। अपरिपक्व अवस्था में होता है, वो पूरी तरह परिपक्व नहीं होते प्यूपा। तो अब रेशम का संसाधन कैसे होगा, यहाँ तक पढ़ें। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको हम देख लेते पहले। दिया है यहाँ पर दिया है कि रेशम की खोज का यथार्थ समय संभवतः अज्ञात है। तो रेशम की खोज कब हुई थी, इसका अभी पता, सही समय इसका कोई पता नहीं है कि कब रेशम की खोज हुई थी। एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंगटी ने साम्राज्ञी सी लुंगची से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने के कारण पता लगाने के लिए कहा था। तब उससे क्या पता चला था, तो साम्राज्ञी ने क्या पाया
कि सफ़ेद कृमि जो होते हैं वो शहतूत के पत्तियों को खा रहे थे। तो यहीं से जो है पता चला था कि शहतूत के पत्तियों को सफ़ेद कृमि खा रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि जो कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते थे और संयोग से एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागों का गुच्छा पृथक हो गया। तो यहीं से जो है पता चला था कि रेशम के जो कीट होते हैं जिन्हें सफ़ेद कृमि यहाँ पर नाम दिया गया है, तो उन्हीं से जो है रेशम का जो है रेशा प्राप्त होता है। तो कैसे पता चला था कि वो जो कोकून बने हुए थे वो संयोगवश चाय के प्याले में गिर जाता है और कोकून में से क्या निकलता है, नाजुक धागों का एक गुच्छा निकलकर पृथक हो जाता है। तो वहीं से जो है पता चलता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाला चीज़ है कि रेशम उद्योग जो है कहाँ से प्रारंभ हुआ था, चीन से। तो रेशम का उद्योग जो है वो चीन से प्रारंभ हुआ था और सैकड़ों वर्षों तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। तो आप जानते हैं चीन इन सब चीज़ों में जो है हमेशा अग्रणी रहा है कि कोई भी नया चीज़ विकसित करता है तो वो पहले जो है गुप्त रखे रहता है, वो कई वर्षों के बाद उसे उजागर करता है। तो उसी तरह रेशम उद्योग भी चीन में ही आरंभ हुआ था और इसने क्या किया, सैकड़ों वर्षों तक कड़ी पहरेदारी में इसको गुप्त रखा था। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचारित किया। तो जो यात्री और व्यापारी थे उन्होंने रेशम को अन्य देशों में प्रचारित किया था और ये जिस मार्ग से यात्री होकर आए उसे आज क्या कहा जाता है, सिल्क रूट। सिल्क रूट आपको पता होगा, नाम सुने होंगे। तो इसी वजह से उस रूट को नाम क्या दे दिया गया, सिल्क रूट। अब यहाँ तक हमने बताया था कि कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा क्या होता है, विकसित होता है। अब रेशम का संसार देंगे हम। रेशम फाइबर या रेशा प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। तो कोकूनों से ही तो रेशम का रेशा जो है प्राप्त किया जाता है। तो कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है। तो वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। जब उन्हें धूप में रखा जाता है या पानी में उबाला जाता है कोकूनों को या भाप में रखा जाता है, तो इस प्रक्रिया द्वारा क्या होता है कि रेशम के जो फाइबर या रेशे होते हैं वो पृथक हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकूनों में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रेशम की रीलिंग। तो कोकूनों में से जो रेशे निकाले जाते हैं उसके पश्चात उनसे धागा बनाया जाता है। तो और उन धागों को एक रील में इकट्ठा कर लिया जाता है। तो इसी को कहते हैं रेशम की रीलिंग। रीलिंग जो है विशेष मशीनों में की जाती है जो कोकूनों में से फाइबर या रेशों को निकालती हैं। फिर रेशम के फाइबरों को कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। तो बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। तो ये थी प्रक्रिया जो है रेशम से ऊन प्राप्त करने की प्रक्रिया थी। तो इतना था इसमें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले कोकून से क्या प्राप्त किया जाता है, कोकून से रेशम का इसी से प्राप्त किया जाता है, रेशम का जो है रेशा जिसको फाइबर बोलते हैं। इसी रेशा को क्या किया जाता है, संसाधित, मतलब एक प्रकार से संसाधन बोल सकते हैं, अभिमार्जन, उसका जो है साफ़ सफाई किया जाता है। फिर उसकी छटाई की जाती है। छटाई करने के बाद जो उसमें बर होते हैं उसको अलग किया जाता है। जो कोमल मुलायम छोटे छोटे रोएदार होते हैं फूले हुए उसको अलग कर लिया जाता है।
फिर उसकी रंगाई की जाती है, रंगाई के बाद उसकी रीलिंग की जाती है, और रीलिंग करने के बाद उससे जो है ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। तो ये प्रक्रिया थी रेशों से जो है वस्त्र बनाने की, ऊनी वस्त्र। तो ये सारांश पाठ का देखते हैं कि रेशम कीटों से रेशम तथा भेड़, बकरी और याक से ऊन प्राप्त की जाती है। अतः रेशम और ऊन जानतो रेशे हैं। ऊँट, लामा, एल्पेका के बालों को भी ऊन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। तो ये हम बता चुके हैं। भारत में अधिकतर भेड़ों के ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। तो भारत में अधिकतर किसका ऊन प्राप्त होता है, मिलता है, वो भेड़ों का ऊन होता है। भेड़ के शरीर से बालों को उतार कर पहले अभिमाजन मतलब साफ सफाई, उसमें जो धूल होता है, उसमें जो चिकनाई होती है, गर्द होती है, उसको अलग कर लिया जाता है। अभिमाजन में क्या किया जाता है, उनके बालों को एक टैंक में डालकर किया जाता है, उसी को बोलते हैं अभिमाजन। फिर उसकी छटाई की जाती है। छटाई का मतलब होता है कि उन्हें जो फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है, अभिमाजन के बाद बालों को फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है, और उससे अलग अलग बालों में, जैसे कोई मुलायम होगा उसको अलग, कोई कठोर होगा या रुक्ष होगा उसको अलग कर लिया जाता है, उसी को बोलते हैं छटाई। और फिर सुखाने के बाद उसे काट कर, सुखाने के बाद, सुखाने से पहले उसमें क्या किया जाता है, जो मुलायम बर होते हैं उसको अलग कर लिया जाता है। फिर उसके बाद उन्हें काटा जाता है धागों के रूप में, और फिर उनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। अपने जीवन चक्र में रेशम कीट रेशम के रेशों की कताई करके कोकून बनाते हैं। तो रेशम के कीट रेशम के रेशों की कताई करके कोकून बनाते हैं। रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है रेशम फाइबर किसके बने होते हैं, वो प्रोटीन के बने होते हैं। कोकूनों से रेशम के रेशों को पृथक करके उसका संसाधन किया जाता है, और फिर रेशम का धागा बनाया जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, रीलिंग होता है। सबसे अंतिम प्रक्रिया होती है रीलिंग। तो इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। तो आई होप आपको ये चैप्टर जो है अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे जो है क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बनते रहते हैं, तो आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिए, कहीं ना कहीं ये आपको मदद करेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।